हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हमारे चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपी पीसीएस का टेस्ट, जिसमें कि ये आज का टेस्ट जो है ये है आपका टेस्ट नंबर 4। और इसके पहले हम लोग इसमें और भी टेस्ट बनाया गया है, तो आप लोग जाइए चैनल को ओपन करिए और देख सकते हैं। और ये इसमें हम लोग आज ये पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें 60 क्वेश्चन किया जा चुका है और उसके आगे से आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है? वह मुद्रा जिसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य अधिक होता है, वह मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आदेश मुद्रा क्या होता है कि आदेश मुद्रा को अधिशिष्ट मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, और जो कागज मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलित है और उसे आदेश मुद्रा कहा जाता है। जैसे कि आप जो नोट देखते हैं तो नोट पे लिखा रहता है ना कि धारक को वचन दिया जाता है, तो वही होता है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा प्रतिनिधि अथवा प्रतीक मुद्रा है जो राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी की जाती है, परंतु जिसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता है। यह वैध मुद्रा होती है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। जैसे कि 8 नवंबर को मोदी जी आए थे तो बोला था ना कि अब से ये 500 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो वो लीगल टेंडर जो होते हैं वही कि स्वीकृत होता है। आदेश मुद्रा उसी को कहते हैं जो सरकार द्वारा आदेशित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेन सूचकांक तो ये संबंधित है निर्धनता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्धनता। तो सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता से आकलन किया जाता है। इसका विकास नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा किया गया है। निर्धनता आकलन की सरकारी विधियों में आने वाली कमी को दूर करने हेतु कई अर्थशास्त्रियों द्वारा वैकल्पिक विधियां सुझाई गई हैं। अमर्त्य सेन द्वारा विकसित सेन सूचकांक भी इनमें उनमें से एक है। यह सूचकांक गरीबी के जोखिम की घटनाओं और तीव्रता को गरीबी के जोखिम वाले लोगों के बीच आय के वितरण के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था जीवी रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए है जीवी रामकृष्ण। तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के सुझाव प्रस्तुत करने हेतु विनिवेश आयोग का गठन ये 1996 में किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण बनाए गए थे, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। और वे वर्ष 1999 में इस पद पर बने रहे और इसके बाद उन्होंने 2003 तक इसका निर्माण उद्योग का विकास परिषद के पद को सुशोभित किया था, मतलब 2003 तक बने रहे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था के तृतीय गतिविधियों से संबंधित है? परिवहन, भंडारण, संचार या डेयरी? कौन कौन से हैं इसमें से? तो ये हो जाएंगे आपके, परिवहन हो जाएंगे, संचार हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा, डेयरी नहीं होगा। तो 4 हटा दीजिए, 4 जहां जहां है, 3 तो ये नहीं हटेगा, ये हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्था दिया गया है और यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया गया है। बताइए कि कब हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक तो ये हुआ था 1982 में, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तो ये 1964 में हुआ था। उसके बाद है भारतीय लघु विकास बैंक तो 1990 में, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड तो 1988 में हुआ था। इस प्रकार हो गया आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से प्रयास प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी होंगे? विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, निर्यात शुल्क का अधिरोपण, विदेशी ऋण एवं सहायता, आयात सब्सिडी। चारों में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन है और विदेशी ऋण में सहायता है। 2 और 4 हटा दीजिए, 1 और 3 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? प्रथम वित्त आयोग तो यह थे केसी नियोगी, प्रथम वित्त आयोग। तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी जी, जिसका कार्यकाल 1951 से शुरू हुआ था। 1956 में दूसरे वित्त आयोग जो बने थे के संथानम बने थे। 15वें वित्त आयोग इस समय देखिए एनके सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021 से 2021-22 से लेकर 2025-26 तक में है। तो इस समय कौन है? 15वें वित्त आयोग, एनके सिंह। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने गरीबी के निर्धारण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक पृथक यानी अलग अलग कैलोरी उपभोग को आधार बनाए जाने की संतुष्टि की थी? किसने किया था? तो यह किया था वाईके अलग समिति, वाईके अलग समिति। ठीक है, तो देखिए अलग समिति कब आया था? तो यह 1979 में आया था। और उसके बाद लकड़वाला समिति, तो ये है 1993 में। उसके बाद हासिम समिति है, ये 2010 में आया था। और सीधे रंगराजन समिति, तो ये 2012 में आया था। ठीक है, तो याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन मिलाने को भी दे देता है। तो अलग समिति 1979 का है, और लकड़वाला 1993, 2010 में हासिम समिति था, और 2012 में रंगराजन समिति। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान, देखिए यही नहीं है, पहला वाला ही, तो पहला वाला सही कर दीजिए। अब बाकी सभी हैं, तो देख लीजिए, पढ़ते हैं इसको। अधिक जनसंख्या घनत्व एवं निम्न जीवन स्तर, प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर बल, औद्योगिक पिछड़ापन एवं आधारभूत संरचना का निम्न स्तर, ये तीनों सही है, बाकी पहला गलत है, तो ऑप्शन पहला लगा दीजिए सही। क्वेश्चन नंबर 70 है, गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना हेतु किया जाता है? मुद्रास्फीति, आय विषमता, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो ये हो जाएगा आय विषमता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आय विषमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना और वर्ष, बॉम्बे प्लान कौन सा सही नहीं है इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा बॉम्बे प्लान 1944 का है, जन योजना 1945 का है, सूर्योदय योजना 1950 का है, गांधीवादी योजना 1954 का नहीं है। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन डी इसका गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1944 में शुरू हुआ ये उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था के स्थापना हेतु तैयार किया गया था, बॉम्बे प्लान। उसके बाद 1945 में जो जन योजना बना, ये एम.एन. राय के में पीपुल्स प्लान में बना था, पीपल्स प्लान यानी जन योजना मतलब तैयार हुआ था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने 1950 में शुरू किया सर्वोदय योजना, और फिर 1944 में ये बना गांधीवादी योजना, जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना को तैयार किया था। गांधीवादी आर्थिक योजना विचारों का आधार था छोटी इकाई उत्पादन और कृषि को बढ़ावा देना था, इसमें जोर दिया गया था। तो इस प्रकार कब था ये? तो 1944 में था। ठीक है, सर्वोदय योजना कौन था? जयप्रकाश नारायण। चलिए ये चीज इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाता के घटक है? पूंजी खाता के घटक पूछ रहा है। विदेशी ऋण ये है, विदेशी सहायता ये भी है, पोर्टफोलियो निवेश ये भी है, इक्विटी पूंजी ये भी है। चारों है तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल श्रम, कृषि सब्सिडी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एक काला धन, बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका बाल श्रम, ऑप्शन नंबर ए। किससे संबंधित है? तो बाल श्रम, गुरुपद स्वामी समिति बाल श्रम। ये वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के उपाय सुझाने हेतु गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। समिति ने पाया कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं होगा, इसलिए कानूनन इस मुद्दे को प्रतिबंधित करना व्यवहारिक रूप से समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समिति ने सुझाव दिया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य के स्तर में सुधार लाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कार्यरत बच्चों की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उपयुक्त विशेषताएं बेरोजगारी के निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी नहीं, शोधात्मक बेरोजगारी नहीं, चक्रीय बेरोजगारी, हाँ देखिए चक्रीय बेरोजगारी है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चक्रीय बेरोजगारी की बात कर रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी का परिणाम है? कमी का परिणाम बताना है। तो ब्याज दर में वृद्धि, निवेश में कमी, तरलता में वृद्धि, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा तरलता में वृद्धि। नेक्स्ट है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अभिलेख न्यायालय है, इसका रीट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में विस्तृत है, और यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह के देने के लिए बाध्य है। बाध्य तो नहीं होगा।
तो इसको लगाएंगे पहला, देखिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, बाध्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट से भी उच्चतर इसका विस्तृत होता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, मूल मूल अधिकार के लिए होता है केवल, लेकिन इसमें मूल अधिकार के अलावा अन्य के लिए भी रिट जारी किया जा सकता है। कौन सा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है 32 में, और हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का 226 में होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, इसको रिट जारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना, संसद सदस्यों की निरर्ता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देना। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में स्थानों को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है 84वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें क्या है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण 25 वर्ष यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसीलिए नया संसद बनाया गया था, जो कि अब सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही निदेशक यानी डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 विषय वस्तु को परिवर्तन किया गया था। ठीक है, और भी देखिए 89वां है, 91 है। 89 में क्या था, ये 2003 में किया गया, जो कि राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के 2 भागों में विभाजन किया गया था। 91 में क्या था, तो 91 का 2003 में हुआ था, जो कि मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% थी। 91 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का है, तो यह है आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है और आशय है, बताना है कौन सा इसमें युग्म सम्मिलित है या सही है। तो प्रतिवलंबन, दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं, ये नहीं है। और विराम मतलब कर रहा है कि मूल रूप से दिए गए दंड को विशेष परिस्थितियों में कम करना, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है परिहार, कर रहा है कि विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। चौथा है लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम करना, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए 20, 2 और 4 सही होंगे। इसके प्रतिवलंबन बता देता हूँ, इसका अर्थ है दंड, किसी भी दंड यानी विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है, प्रतिलंबन। और उसके बाद परिहार के बारे में जान लीजिए, तो इसका अर्थ होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष को कठोर कारावास को 2 वर्ष का कारावास 1 वर्ष का कठोर कारावास कर देना है परिहार में। मतलब कि अगर किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास मिलना है तो उसको कर देंगे 1 वर्ष का। चलिए वही चीजें यहाँ पे इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो यह है संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है? तो यह है आपका तीसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य दिया गया है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन लोग का वेतन, परिषदों के सभापति के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के परिषद, इन लोग का प्रावधान किया गया है वेतन और भत्ते का। और उसके बाद तीसरे में क्या है, तो तीसरे में उनके शपथ किया जाएगा। चौथे में क्या है, चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। और पांचवें में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए तो इस प्रकार आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए यहाँ नहीं पूछा हुआ है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह संविधान तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, सही है। इसे अपने निर्णयों के पुनरावलोकन का अधिकार है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों में यह अंतिम व्यवस्थापक है, ये भी सही है, तो चौथा ही गलत होगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसके द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं होता है। सलाह दे चाहे न दे, इसके भी बाध्यकारी नहीं है, सलाह दे दिया तो बाध्यकारी राष्ट्रपति पर भी नहीं है, तो यही से कर देंगे क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 है,
विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है? कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो आपने पढ़ा होगा कि 4 माह तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 माह तक। देखिए, भारत में विधानमंडल के गठन में एकरूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानसभा व्यवस्था है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में 6 राज्यों में है। देखिए, जान लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक जगह है ना, तो उसको एक जगह से याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। उसके उसके बाद है उत्तर प्रदेश बिहार, वो यूपी बिहार एक जगह है। उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक, पहले महाराष्ट्र और फिर उसके नीचे कर्नाटक। तो याद हो गया, 6 आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी बिहार, याद हो गया होगा। और जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहां निम्नलिखित विकल्प होते हैं। देखिए क्या होते हैं विकल्प, 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या होता है कि इसे उसी रूप में पारित कर दिया जाए, या तो दूसरा कुछ संशोधन के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाता है। फिर तीसरा क्या होता है, विधेयक को स्वीकृत कर लिया जाए और चौथा क्या है, इस पर कोई कार्रवाई न की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। क्वेश्चन नंबर चलिए 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद को सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था? तो यह बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा गांधी के काल में हुआ था ये चीज। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों का अस्तित्व, संसद पर निर्भर, आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध का निषेध किया गया है? किसका है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य, डीपीएसपी या मौलिक कर्तव्य? क्या हो सकता है बताइए, क्या ही होगा उसका? डीपीएसपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है डीपीएसपी। अब आपकी ये है कि आप बताइए कि कौन से अनुच्छेद में है आर्टिकल, कुछ आप भी कमेंट करिए। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं पूछा है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है, किया जाता है। यह राष्ट्रपति को वैधानिक विषयों पर सलाह देता है, ऐसा नहीं है, वैधानिक विषयों पर नहीं, जो भी सलाह मांगा दिया जाएगा उस पर दिया जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसमें योग्यता का होना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान निश्चित नहीं किया गया है, इसके संविधान को हटाने की भी कोई भूमिका नहीं होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता ही है। और यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है, जो राष्ट्रपति द्वारा इसे सौंपे गए महान्यायवादी का कर्तव्य होता है। तो दूसरा वाला गलत कर दीजिए और बाकी ये सही है। इसे काल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है और इसे संसद की समिति में भाग लेने का, बोलने का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो यह किया जाता है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो यह थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी है? बताइए कितनी है? तो यह कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दशमांश जो भी अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अनुच्छेद है और उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद शक्ति, ऑप्शन ए का एक सही मिला है। उसके बाद 250 में है, आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद शक्ति, ये भी सही है। 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति है, ये ऐसे होगा। 253 में अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया गया है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का पात्र है? कौन है पात्र? तो दिव्यांग व्यक्ति सही है, हिरासत में व्यक्ति ये भी सही है, अनुसूचित जनजाति के सदस्य ये भी सही है, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक 2 लाख से कम है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, चौथा वाला, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 93 का सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित उपबंध किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण आपने पढ़ा होगा बजट के बारे में, ऑप्शन नंबर बी में 112। क्वेश्चन नंबर 95 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जाता है? बताइए किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल की सलाह राज्यपाल द्वारा नहीं, कदाचार एवं अनियमितता के आधार पर राज्यपाल द्वारा नहीं,
हाई कोर्ट के परामर्श बाद राज्यपाल द्वारा नहीं। कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। देखिए भले ही राज्य लोक सेवा आयोग में है, लेकिन हटाएगा उसको राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 96 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो यह हो जाएगा आपका संसद में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा होगा? राजनैतिक न्याय, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता और राष्ट्र एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नहीं की जाती बताना है। तो नियंत्रक मार्ग का परीक्षक किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश का किया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त किया जाता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसका नहीं किया जाता है, तो इसको हटा दीजिए। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्षक थिंक टैंक है, जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के विचार सरकार को प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया? देखिए जो आंग्ल भारतीय होते थे ना, अब उसको समाप्त कर दिया गया, उनका प्रावधान अब नहीं रह गया है। तो कौन से संविधान संशोधन में हुआ था ये चीज? तो यह हुआ था 104वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त समझता है तो वह 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 साल तक विस्तारित कर दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लिए है, जो 2016 में पारित किया गया था। जो यहाँ पे है 101वां किसके लिए था? तो जीएसटी के लिए था। 102वां किसके लिए है? तो 102वां आपका है संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए था, जो 2018 में पारित किया गया था। उसके बाद 103वां संशोधन, तो 103वां संशोधन है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईबीसी के लिए था, आरक्षण के लिए। 2019 में इस अधिनियम माध्यम में अब संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 संशोधन किया गया। 15 का 6 अनुच्छेद 16 के 6 में जोड़ा गया इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 100। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के बारे में बताना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है और इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। और इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और इसके सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं चुने जाते, तो ऑप्शन 4 भी हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे होगा। तो राज्यसभा भारतीय संसद का अभिन्न अंग है और इसे उच्च सदन के नाम से संबोधित किया गया है, जो राज्यों में प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा का निरंतर चलने वाला संस्था अर्थात अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य मनोनीत सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। विद्युत बल्बों में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका नाइट्रोजन तथा आर्गन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु कण और खोजकर्ता के बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो यह किया था जे थॉमसन। न्यूट्रॉन चैडविक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन के हैं गोल्डस्टीन और पोर्टिजन, तो ये पोजिस्टॉन, तो ये आपका एंडरसन। तो इस प्रकार हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का बताइए किसमें होगा? तो यह हो जाएगा आपका वाहनों के पार्श्व दर्पण में। 104 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंद आकृति गोलाकार होती है? जो वर्षा की बूंद गिरती है ना, किसके? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब केंद्रीय बल के प्रभाव स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है
अपृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल के मान में कमी आती है। गुरुत्वीय बल का मान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए पहला गलत है और तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। दूसरा कथन सही है और बाकी पहला और तीसरा गलत कर दीजिए। ठीक है, पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल के मान में कमी आती है, कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनके मध्य में रखी वस्तु के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यह हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 107 है, यदि दो द्रव्यमानों के मध्य दूरी की दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, तो यह पड़ेगा चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चौथाई। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष है तो इसमें नेत्र लेंस को फोकस दूरी बढ़ जाती है, यह कथन गलत है। और दूसरा है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह कथन सही है और केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट के लिए किया जाता है, तो ये कहता है अवरक्त तरंग, ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। तो लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल का शक्कर में घुलना। क्वेश्चन नंबर 111, प्रकाश तरंगों के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला, तो यह है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता मापने में किया जाता है, तो यह होता है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणों की विशेषता नहीं है, कैथोड विशेषता नहीं है, तो यह सरल रेखा में गमन करती है, ये सही है। ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ये सही है। ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती है, अप्रभावित, ये कथन गलत है। ये धातु की प्लेट को भेद देती है, सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी सही लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 114, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 निम्नलिखित में से किन किरणों को उत्सर्जित करता है, तो यह करता है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम की पुष्टि करता है, तो यह करता है गाड़ी का विरामावस्था भंग होने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है, तो यह किया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए, क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं बताना है, तो कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। इसी को सही कर दिए, गलत है, बाकी सब सही होंगे, पढ़ लेते हैं। आयोडीन अधातु होने पर भी चमकीला पदार्थ है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है, इन तीनों सही है और चौथा पहला वाला कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सहायक हैं, तो कम सतही क्षेत्रफल नहीं, तापमान में वृद्धि सही है, आर्द्रता में वृद्धि नहीं, वायु की गति में वृद्धि, ये सही है। 2 और 4 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, सही है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग आता है, आतिशबाजी में हरा रंग आता है, तो यह आता है आपका बेरियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 है, एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वारेजिया, तो इसमें सोने को गलाने की क्षमता विद्यमान होती है, सही है। और यह ज्वलनशील तरंग और तीव्र संचारक होता है, ये भी सही है। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। 1 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? चूहा विष के रूप में, तो यह किया जाता है जिंक फास्फाइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ अम्ल दिया है, दूसरी तरफ प्राकृतिक स्रोत दिया है। एसिटिक अम्ल ये होता है दूध, सिरका होता है, और उसके बाद टर्टरिक अम्ल होता है इमली, और लैक्टिक अम्ल दूध होता है, और ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर होता है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 124 है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है परम्यूटेट विधि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का गणना के लिए आधार वर्ष है? 2011-12 का है, ऑप्शन नंबर सी है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है। मोटे अनाज को निम्न स्तरीय वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है आपके जॉन मेनार्ड, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा आपूर्ति का नियमन एवं नियंत्रण, सरकार का बैंकर, खुले बाजार की प्रक्रियाओं का संचालन। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा आपका चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन का आकलन करता है। इसमें सेवा से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3। 1 और 3 से सही कर दीजिए, दूसरा हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, कह रहा है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया जाता है? अनुबंध की अवधि, श्रमिकों की संख्या, गतिविधियों की संख्या, परिसंपत्तियों की स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी है, परिसंपत्तियों की स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 132 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मिलाते हैं। यहाँ योजना दिया है, इस तरह प्रारंभ वर्ष दिया है। देखिए यह पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है मिलाने वाला, और ईयर वीयर तो बहुत ज्यादा पूछता है, कौन से वर्ष में क्या हुआ था। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये हुआ था आपका 1993 हुआ था ना? यस, 1993। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो यह हुआ था 1995। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, तो यह है 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यह है 2000। ऑप्शन तो हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या सीमित संख्या, तो ऐसा नहीं है, इसी गलत हो जाए तो ये इसको सही कर देंगे, बाकी सब सही होंगे। देख लीजिए, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन सही है। फर्मों द्वारा एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय, ये भी सही है। क्रेता एवं विक्रेता उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता में परिचित, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? तो यह किया गया 1975, ऑप्शन नंबर बी। विनिमय दर प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार एक निश्चित दर को बनाए रखने में सक्षम होती है। तीव्रता विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, इस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार से वंचित रह जाते हैं। यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। इसमें वर्ष के कुछ महीने अत्यंत व्यस्त होते हैं, जबकि कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता है। कौन सा बेरोजगारी है बताना है। मुझे लगता है कि ये सभी लोग जानते होंगे, मौसमी बेरोजगारी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं का जो फसल है, तो गेहूं का फसल बोने के बाद उसके बाद तो खाली रह जाते हैं,
जब काटने का समय होता है, जब बोने का समय होता है तभी बिजी रहते हैं। उसके बाद धान की खेती होती है तब। तो वही कर रहे हैं कि कुछ वर्ष खाली होते हैं, वर्ष में कुछ महीने खाली होते हैं, कुछ महीने बिजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर आरोपित किए जाने वाला कर है? तो यह है आपका पिगोवियन कर। पिगोवियन कर होता है। तो पिगोवियन के कर के बारे में बता देता हूँ कि यह कर उन वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर है जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। यह ऐसी लागतें हैं जो समग्र रूप से समाज को प्रभावित करती हैं, लेकिन वस्तु या सेवा के बाजार मूल्य में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। उसके बाद टोबिन कर देख लीजिए। टोबिन कर क्या होता है? जिसे आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा सुझाया गया था, को मूल रूप से एक मुद्रा के दूसरे रूपांतरणों पर कर के रूप में परिभाषित किया गया है। और एंजल कर, देखिए एंजल कर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान कर लीजिए क्या होता है। यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है, ठीक है। गैर सूचीबद्ध कंपनी, जो गैर सूचीबद्ध कंपनी होती है तो उसमें जो शेयर जुटाए जाते हैं, ठीक है, उसमें लगाया जाने वाला कर है। यदि जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक रखा जाता है तो उचित मूल्य से ऊपर की कीमतों पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर यह कर लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 11 रुपए कोई शेयर है, उसको 12 रुपए कर दिया गया, तो जो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा उसमें का ये प्रॉफिट का 1 रुपया आय माना जाएगा। तो ये होता है एंजल। सीन कर के बारे में जान लीजिए। उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए सीन टैक्स लगाया जाता है जिन्हें समाज के लिए अवांछनीय या हानिकारक माना जाता है। इनके माध्यम से दो उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है: अवांछनीय वस्तुओं की अत्यधिक महंगा कर देना, विवेकशील उपभोक्ता उसकी आदत छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और इन उत्पादों का उत्पादन कार्यों के करने के उद्योग करने के लिए अधिक कर भुगतान करना पड़ता है, जिसका उपयोग अन्य कल्याणकारी व्यय के निधियन हेतु किया जा सकता है। सीन कर वर्तमान में एक वैश्विक प्रचलन बन चुका है। चलिए क्वेश्चन में से 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत में निर्धनता निवारण नीतियों के क्रियान्वयन में बाधक रहे हैं? तो भूमि और अन्य संपत्तियों का असमान वितरण, अपर्याप्त वित्त आवंटन, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार, संसाधनों का अपव्यय, स्थानीय संस्थाओं की निम्न भागीदारी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, चारों कथन सही है। क्वेश्चन में 139 है, वह मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह है दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस आकार वाली जोत को मध्यम भू जोत के संदर्भित किया जाता है? तो यह किया जाता है 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि को विशेषता नहीं है? कृषि की विशेषता नहीं है भारतीय कृषि की। निर्वाह कृषि, कृषि पर जनसंख्या का दबाव, नगदी फसलों की प्रधानता, मानसून पर निर्भरता। कौन सा नहीं है? तो यह होता है नगदी फसलों की प्रधानता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है, कौन सी है बताइए? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, यही है ऑप्शन नंबर ए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO। तो यह 1919 में इसकी स्थापना हुआ था वर्साई की संधि में। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 185 सदस्य हैं। अब भारत 1919 में इस स्थापित अंतरराष्ट्रीय यानी ILO के संस्थापक देशों में से एक है। 1922 में इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य है। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि याद कर लीजिए: वैश्विक वेतन रिपोर्ट, रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 1986-87 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। इसकी घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि पर की जाती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा, इसमें केवल दूसरा कथन सही है, ठीक है, पहला कथन गलत है। तो आप लगाइए ऑप्शन नंबर बी। ये भारत में सबसे पहले 1966-67 में लिया गया था, जो कि गेहूं के लिए था, न्यूनतम MSP दिया गया था 1966-67, न कि 86-87। चलिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाने वाला है। कुछ समिति है और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार था। रायचलैया समिति तो ये कर सुधार का था। चक्रवर्ती समिति यह मौद्रिक प्रणाली में सुधार था। और केलकर समिति प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण है। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर लगाइए। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, कौन सा लगाएंगे? सी लगा दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से किस वित्त वर्ष से केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का समावेश किया गया है? तो कौन सा है ये है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए 2011-12। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटा को सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट करता है? प्राथमिक घाटा का सर्वोत्तम रूप से निर्दिष्ट। तो यहाँ पर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकोषीय घाटा ब्याज अदायगी दर। तो प्राथमिक घाटा देखिए क्या होता है, प्राथमिक घाटे को चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले के उधार पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। दूसरा है उसी में है कि यह ब्याज को छोड़कर सरकार की उधार आवश्यकताओं को पंजीकृत करता है। यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान के अलावा सरकार का कितना खर्च उधार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। प्राथमिक घाटा कुल राजस्व घाटा माइनस अपने ऋण पर भुगतान को छोड़कर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किन आधारों को सम्मिलित किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह का स्तर। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, शिक्षा का स्तर हो जाएगा और जीवन निर्वाह हो जाएगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों और सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है लाफर वक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाफर वक्र। क्या होता है लाफर वक्र? तो लाफर वक्र कर दरों और सरकारी राजस्व स्तरों के बीच संबंध को दर्शाता है। यह कर दरों और राजस्व के बीच संबंधों का एक तकनीकी प्रतिनिधित्व है। जैसे जैसे सरकार कर दरों में वृद्धि करती है, कर राजस्व बढ़ता है। हालांकि जब कर दरें बहुत अधिक होती हैं तो कर चोरी की प्रथाएं शुरू हो जाती हैं और लोग काम करने के लिए कम प्रेरित होते हैं। इसलिए कर दरों को यानी टैक्स के दरों को कम करने से राजस्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये लाफर वक्र था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लाफर। चलिए इसको जान लीजिए, एंजल वक्र क्या होता है? तो एंजल वक्र यह वक्र दर्शाता है किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय घरेलू आय में परिवर्तन के साथ कैसे भिन्न होता है। जैसे जैसे किसी परिवार की आय बढ़ती है, उसके भोजन के व्यय में प्रतिशत के रूप में गिरावट आती है। और फिलिप्स वक्र क्या होता है? तो यह होता है, यह डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का एक स्थिर और विपरीत संबंध है। इस संबंध का दावा है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी होनी चाहिए। उसके बाद लॉरेंज वक्र है, तो यह 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लॉरेंज द्वारा विकसित किया आय असमानता या धन असमानता का एक प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन नंबर 149 है, नगद कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैंक के पास जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे बैंक द्वारा आरक्षित नगद के रूप में अपने पास रखा जाता है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी। देखिए, देश के सभी बैंकों के इनके विनियमन से जुड़े दो प्रकार के आरक्षित अनुपातों का अनुपालन होता है। पहला होता है नकद आरक्षित अनुपात और दूसरा होता है सावधिक यानी एसएलआर और सीआरआर। और नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो इसके अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद स्वरूप रखना होता है। रिजर्व बैंक द्वारा इस अनुपात को बैंकों की निव्वल मांग एवं सावधि जमाओं 3% से लेकर 15% तक रखा जाता है। इसलिए देखिए पहला कथन जो होता है, इसलिए कथन गलत था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 150। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते का घटक है? निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, अंतरण भुगतान। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए ये अंतरण भुगतान जो है यही कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह चालू खाता किसी विशेष देश के लिए किसी दिए गए वर्ष के भीतर धन के प्रवाह और बहिर्भाव से संबंधित है। मुद्रा का यह प्रवाह बहिर्भाव व्यापारिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात एवं वित्तीय हस्तांतरण के कारण होता है। यह उन दो खातों में से एक है जो भुगतान संतुलन का हिस्सा है, जो लेन देन चालू खाते का हिस्सा होता है। अब उन्हें वास्तविक लेन देन कहा जाता है। चालू खाते के कुछ मुख्य घटक भी हैं जो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात, निवेश आय, भुगतान हस्तांतरण। पूंजी खाता मुख्य रूप से किसी देश द्वारा एक वर्ष के दौरान विदेशी संपत्तियों और देनदारियों के व्यापार को रिकॉर्ड करने पर केंद्रित होता है और प्रत्यक्ष विदेशी
निवेश शेयर समूह निवेश तथा एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश को ऋण आदि पूंजी खाते के मुख्य घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार देखिए हम लोग 150 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। ठीक है, तो आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2 महीने में एग्जाम होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग लगातार टेस्ट करते रहिए। देखिए जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में, क्योंकि आपको समझ आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, अब आपको टैकल करने में आसानी होगा। और कोई भी उसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा। डेली के डेली 150 क्वेश्चन करिए। देखिए हम लोग इसको पार्ट दो पार्ट में ला रहे हैं ताकि आप ज़्यादा इसमें बोरियत ना हो पाए और लगातार इसको टेस्ट करते रहें। और भी हमारे चैनल पे जो टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि वन लाइनर टेस्ट है, और वन लाइनर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है फैक्ट टाइप के जो कि जैसे कि पीसीएस में आते हैं, तो उस प्रकार के इसमें चलाया जा रहा है जो कि मैडम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को इससे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब टेस्ट नंबर 5 बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय।